पर दोस्तों, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा सेक्शन चल रहा था उसमें हमने पहला जो टॉपिक पढ़ने में लिया था वो था हमारा प्रस्तावना या उद्देशिका। उसके अंतर्गत हमने पहला जो अपना टॉपिक पढ़ा उसको लोक प्रभुता कहते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं प्रस्तावना में जो दिए गए वर्ड है इंपॉर्टेंट जितने सारे, उनको धीरे धीरे हम कवर करेंगे। तो हमने लोक प्रभुता पढ़ लिया। अब हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो टर्म दिया हुआ है प्रस्तावना में वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो अब हम इसके विषय में देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है और हमारे संविधान में इसका क्या मतलब है। दोनों चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लो आप कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है, सॉवरेन का क्या मतलब होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेन। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य, पहले परिभाषा देख लो, फिर हम एक एक वर्ड इसको डील करते जाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। तो आपने क्या समझा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्र शक्ति रखता है। तो हमने परिभाषा से दो वर्ड देखे, एक आंतरिक देखा और एक बाह्य देखा। तो आंतरिक का क्या मतलब है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आंतरिक मामलों में कैसे एक देश निर्णय लेने में स्वतंत्र रहता है और बाहरी शक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। कोई भी कि जो वो आंतरिक मामले में, चाहे राजनीतिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, तो किसी भी तरीके का कोई भी मामला हो जो अपने कोई भी देश होगा वो अपने आंतरिक मामलों में, चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कैसे भी मामले हो, उनमें निर्णय लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होता है। वो किसी बाहरी दबाव में या किसी विदेशी सत्ता है उनके प्रभाव में नहीं आता है। तब कहा जाएगा कि वो देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरेन है। ये उसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष होता है बाह्य मामले में। अब पहले हम इसको डिटेल में देखते हैं कि मान लो कि कोई देश राजनीतिक मामले में कैसे स्वतंत्र है। एक ऐसा देश जो राजनीतिक मामले में स्वतंत्र निर्णय लेगा और विदेशी सत्ता के किसी के अधीन नहीं रहेगा, उसको हम बोलेंगे वो अपने आंतरिक मामलों में राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है। वहाँ की जो कि मेरे देश की कैसी राजनीतिक प्रणाली कैसी होगी, नागरिकों को कितने अधिकार दिए जाएंगे, ये सारे जो निर्णय होंगे ये देश तय करेगा। ये कोई विदेशी सत्ता नहीं तय करेगी, देश तय करेगा। देश में जो कि संस्थाएं बनाई गई हैं, जो कानून बनाए गए हैं, संविधान बनाए गए हैं, उनके हिसाब से देश कि तय करेगा। बाहरी कोई भी सत्ता हमारे इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती किसी भी तरीके का, कि हमारी राजनीतिक प्रणाली कैसी हो, नागरिकों को कितने अधिकार हो, उनके क्या कर्तव्य हो, कैसी हम अपनी राजनीतिक पॉलिसी बनाएं, कोई भी विदेशी सत्ता इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। एक तो ये हो गया इसका आंतरिक जो हमारे पक्ष हैं, उसमें यह राजनीतिक पक्ष ये हो गया, आपने समझ लिया। दूसरा पक्ष है आर्थिक, कि हमारे देश की या किसी भी देश की जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है उसकी आर्थिक संरचना कैसी होगी। आर्थिक संरचना कैसी होगी, वो देश समाजवादी होगा, पूंजीवादी होगा, मिश्रित होगा, ये वो देश खुद तय करेगा। कोई बाहरी सत्ता इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उस देश में जो अगर टैक्स का सिस्टम है वो कैसा होगा, आर्थिक नीतियाँ कैसी होंगी, विदेशी सत्ता का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा इस मामले में। अभी हम देखेंगे कि ये सैद्धांतिक रूप से ये सब बातें हैं। आजकल जो भूमंडलीकरण का युग है उसमें कुछ परिवर्तन भी आ रहे हैं, तो वो कैसे, और वो तो हम देखेंगे। देखिए, अभी सैद्धांतिक रूप से जो हमारा संवैधानिक पक्ष है, जो संविधान का पक्ष है, वो हम देख लें। फिर पॉलिटी वाला पक्ष जो है उसको हम अलग से देखते हैं। तो आर्थिक में हमने देख लिया कि हमारी आर्थिक संरचना, हमारी आर्थिक नीतियाँ, हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा, ये कोई विदेशी सत्ता तय नहीं करेगी। इस मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्रता पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। जैसे अभी देखो, किसान वाला राजनीतिक मामले में आप एक एग्जाम्पल से देख लो। किसान वाला मामला हुआ अभी हमारे देश में, किसानों को के खिलाफ जो सरकार ने खूब सारे एक्शन लिए, सब कुछ किया। विदेशी जो लोग थे उन्होंने आलोचना की, लेकिन वो अगर यहाँ पे गोली भी चल जाती तब भी विदेशी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। हस्तक्षेप कैसे होगा, हमारी ही संस्थाओं द्वारा होगा। हमारी जुडिशरी होगी, जो जनता है वो देखेगी कि इलेक्शन के माध्यम से इनको फिर से पुनः निर्वाचित होने देना है कि नहीं देना है इस सरकार को, क्योंकि ये अगर जनता के खिलाफ काम करती है तो उसका प्रोसेस होगा एक उनको हटाने का, वो भी हमारा देश ही तय करेगा, कोई और विदेशी सत्ता तय नहीं करेगी। सामाजिक मामले में कि हमारी जातियों की जो जातियां हैं,
जातियां हैं, जनजातियां हैं, हमारे जो धर्म हैं, इनकी क्या स्थिति होगी, धार्मिक भेदभाव की क्या स्थिति होगी, भेदभाव को हमारे देश में कैसी नीतियां बनेगी, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, जो भी मुद्दा चल रहा है, ये सब कैसे होंगे। तो इस मामले में हम अपने यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण देंगे, कब देंगे, हम अपने हिसाब से तय करेंगे। कोई विदेशी सत्ता ये नहीं कह सकती, या अमेरिका या कोई भी ये नहीं कह सकता कि भारत को महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, या भारत को SC ST OBC के खिलाफ ऐसी मतलब कि पक्ष में ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए, भारत को ऐसी आर्थिक नीतियाँ बनानी चाहिए, कोई नहीं कह सकता। सैद्धांतिक रूप से हमारा संविधान यही कहता है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भी यही है। तो हमने पहला पक्ष देखा आंतरिक। हमने ये देख लिया कि कोई जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य को एक ऐसे देश से जो अपने आंतरिक निर्णय में लेने में स्वतंत्रता रखता है। तो एक पक्ष हमने देख लिया कि आंतरिक वाला क्या है। अब देखते हैं दूसरा पक्ष है बाह्य। बाह्य का क्या मतलब है? बाह्य का मतलब होता है हमारी विदेश नीति से, विदेश के संबंधों से, किस देश के साथ हम शत्रुता रखेंगे, किस देश के साथ हम मित्रता रखेंगे, किस देश के साथ कितनी नज़दीकी रखेंगे, विदेशी नीति में हमने किस देश को प्राथमिकता देंगे, पड़ोसियों के प्रति कैसी नीति बनाएंगे, वैश्विक नीति हम अपनी कैसे बनाएंगे। ये विदेश नीति बनाने में या विदेशी संबंधों के मामले में हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। और हमारे मतलब कि इन नीतियां बनाने में कोई भी देश या कोई भी संस्था हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे अभी यूक्रेन का मुद्दा चल रहा था दोस्तों, अमेरिका या अन्य जो देश थे वो लगातार भारत का पक्ष जानना चाह रहे थे कि भारत यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है कि रशिया के पक्ष में खड़ा है। तो भारत हमने अपना स्टैंड वहाँ पे क्लियर नहीं किया, क्योंकि हमारी संप्रभुता है। हम क्यों बताएं अमेरिका के साथ या रूस के साथ क्यों चले, हमने अपना स्वतंत्र मुद्दा चुना, अपने हिसाब से चले। तो इन सब मामलों को देखते हुए कहा जाता है कि भारत का जो मतलब भारत जैसा जो देश है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। अमेरिका भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ब्रिटेन भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसी तरीके से हम भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। किसी देश के प्रति हमारी नीति कैसी होगी, किसके साथ हम युद्ध करेंगे, किसके साथ शांति रखेंगे, ये हमारी सरकार तय करेगी, हमारा संविधान तय करेगा, बाहरी सत्ता कोई नहीं तय करेगी। तो आप इसकी परिभाषा के हिसाब से सोचो, जो परिभाषा मैंने बताई कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कोई भी देश ऐसा होगा जो अपने आंतरिक मामले में, जो मैंने सामाजिक, राजनीतिक और ये आर्थिक मामले ये सारे आपको बताए, बाह्य मामले बताए, विदेश नीति वगैरह, संबंध वगैरह बताए, इन सब मामलों में एकदम स्वतंत्र होता है, विदेशी कोई सत्ता या कोई संस्था हस्तक्षेप नहीं करती, तो उस देश को माना जाता है ये प्रभुत्व संपन्न देश है। तो आपने ये जान लिया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है। तो ये हमारा संवैधानिक पक्ष था कि हमारे संविधान में क्या दिया हुआ है, वो पक्ष था। लेकिन हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं दोस्तों, शुरुआत से ही मैंने बताया कि हम संवैधानिक पक्ष तो देखेंगे, साथ में हम उसका जो पॉलिटी वाला पक्ष है, राज व्यवस्था वाला पक्ष है, वो भी देखेंगे, उसका व्यवहारिक पक्ष भी देखेंगे। तो ये कहा जाता है, देखिए ऐसा सब मतलब कि हाँ, ये तो हमने सपना देखा था कि हम आंतरिक और बाह्य मामले में एकदम स्वतंत्र होकर निर्णय लेंगे, और मतलब कि हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो वास्तविकता होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि आज मतलब कि क्या आप खुद सोचो, क्या हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं या राजनीतिक नीतियां हैं, जो वैश्विक संस्थान है जैसे WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गए, ये संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं क्या हमारी आर्थिक नीतियों को प्रभावित नहीं करती हैं? करती हैं दोस्तों। USA जैसा देश, जो रशिया जैसा देश, क्या हमारी राजनीतिक पॉलिसी को प्रभावित नहीं करते हैं? क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, और इसमें जो ग्लोबलाइजेशन के युग में कोई भी एक देश मतलब कि स्वतंत्र रह के अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए कुछ संस्थाओं से हमको जुड़ना पड़ता है, देशों से संबंध बनाने पड़ते हैं, और उसमें फिर हमारी जो संपूर्ण प्रभुत्व मतलब कि संप्रभुता है ये चैलेंज होती है। तो हमारे सामने एक सवाल उठ के खड़ा होता है, जो ये सवाल आप पढ़िए, देखिए, भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में संविधान की जो प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो आदर्श है यह अप्रासंगिक हो गया है, चर्चा कीजिए। हमसे ये सवाल पूछा गया है, किसी ने मान लो कि आलोचना की कि आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की तो बात कर रहे हैं, आप संप्रभुता की बात कर रहे हैं, सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन का जो युग है उसमें तो आपका ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला जो आदर्श है ये तो मतलब कि अप्रासंगिक होता गया है। तो इसके पक्ष में या विपक्ष में हम कैसे निर्णय लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है और वर्तमान में इसकी क्या मतलब है। तो देखिए, इसको हम दो हिस्से में बांट के इस सवाल को देखेंगे। इसका पहला हिस्सा जो ये तर्क देते हैं कि भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में अप्रासंगिक हो गया, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं।
ऐसा क्यों कह रहे हो, पहला तो ये है। दूसरा, हम अपना मत देंगे कि नहीं, ऐसा अपने मत में क्या लिखेंगे, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो ये संविधान की जो मूलभूत आदर्श हैं उनको चैलेंज करने वाले सवाल हैं, तो हम इनके हमेशा अगेंस्ट में खड़े होंगे। हम बताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा संविधान है उसकी मूल भावना को चैलेंज किया जाता है। अगर सरकार की कोई आलोचना होती या कुछ और दूसरा पक्ष होते तब वहाँ पे हम लिबरल अप्रोच रखी करते, लेकिन हम इसको यहाँ पे पूरी तरीके से खारिज करेंगे। तो पहले हम इसको समझते हैं, इसके दोनों पक्षों को। पहले तो ये समझ लो कि भूमंडलीकरण का क्या मतलब होता है। भूमंडलीकरण का मतलब है कि जब पूरी दुनिया एक दूसरे से लिंक हो जाती है, लिंक हो रही है, भूमंडल का एकीकरण, भूमंडल का एकीकरण, भूमंडल का एकीकरण या विश्व का एकीकरण ही भूमंडलीकरण कहलाता है। ये किसके थ्रू होता है? सूचना के थ्रू होता है। सूचना क्रांति जो हुई है हमारी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, यूट्यूब, इन सब के माध्यम से हर सेकंड हमको कहीं के अमेरिका की, दुनिया भर की सूचना मिल जाती है। और दूसरी है परिवहन नीति। अब यहाँ से अमेरिका जाना सिर्फ 8-10 घंटे लगते हैं, इतना आसान हो गया है। कहीं की भी कोई खबर हो, दुनिया में पहुँचना हो तो सब भूमंडलीकरण, मतलब कि पूरा विश्व एक हो गया है, तो इसको हम भूमंडलीकरण कहते हैं। तो यही सवाल है कि भूमंडलीकरण के दौर में हमारी जो संप्रभुता है वो चैलेंज होती है। तो अब हम देखेंगे ये तर्क क्या देते हैं। तो ये तर्क देते हैं, अब इसको पढ़िए, आप देखिए, एक मिनट पढ़िए इसको, कि भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में विश्व के देशों के बीच निकटता बढ़ती जा रही। बिल्कुल सही बात है, निकटता बढ़ती जा रही, जिसके कारण कुछ वैश्विक मुद्दे उभर कर सामने आते हैं और इन मुद्दों पर भारत सहित कोई भी देश व्यवहार में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, जैसे पर्यावरण का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, परमाणु अस्त्रों का मुद्दा। तो हमारे सामने जब विश्व दुनिया एक होती है, दुनिया मतलब ग्लोबलाइजेशन का युग है, दुनिया के मुद्दे, जब दुनिया एक होती है तो उनके मुद्दे भी कुछ एक होते हैं। तो उन मुद्दों की वजह से कोई एक देश स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता, और जब स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता तो यहीं पे उसकी जो संप्रभुता चैलेंज होती है। लोग कहते हैं कि आप तो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते अपने बाह्य मामले में, आंतरिक मामले में, तो अब कहाँ से कहते हैं कि आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? तो यहीं पे यह मुद्दा उठता है। तो अब इनको, इस तरीके के मुद्दे को हमको समझना है कि जैसे देखो, अब पर्यावरण का मुद्दा ले लो कि आजकल पर्यावरण किस तरीके के मुद्दे उभर के सामने आते हैं। क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन का मुद्दा हो गया, डिफॉरेस्टेशन का मुद्दा हो गया। इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे हो गए। और ये माना जाता है कि एक देश अगर अपने यहाँ पे पर्यावरण को नष्ट करता है, भारत है, भारत अगर अपने यहाँ के जंगलों का सफाया करता है, भारत अपने यहाँ पे अगर मान लो कि क्लाइमेट चेंज की जो के लिए जो जिम्मेदार गतिविधियाँ होती हैं उनको बढ़ाता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार जो गतिविधियाँ उनको बढ़ाता है, तो उसका प्रभाव सिर्फ उस देश पे ही नहीं पड़ता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, और आजकल तो प्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। तो होता क्या है, जब इस तरीके से जो आप क्लाइमेट मतलब कि अपने यहाँ जो पर्यावरण नीति बनाएंगे या कुछ भी करेंगे या पर्यावरण के खिलाफ काम करेंगे, तो उन सबसे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। तो ये सिर्फ आपका मुद्दा नहीं रह जाता है, ये ग्लोबल मुद्दे हो जाते हैं और इनके लिए जो नीति बनाई जाएगी वो दुनिया भर के लिए एक बनाई जाएगी। आप अपने हिसाब से इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। तो अगर आप यहाँ पे जैसे मान लो कि भारत डिफॉरेस्टेशन करे तो पूरी दुनिया उस पर दबाव बनाएगी, उस पर राजनीतिक, आर्थिक, तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाएगी। और इन्हीं सबको देखते हुए दुनिया जब इकट्ठे बैठती है फिर उनके लिए कुछ नीति बनाती है, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दुनिया भर के पेरिस क्लाइमेट संधि, आईपीसी, दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। तो ये सब पूरी दुनिया के लिए नीति बनाते हैं और पूरी दुनिया को उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये मुद्दे ग्लोबल हैं। इससे मतलब कि आप संप्रभुता को अगर कहेंगे कि हमारी संप्रभुता है, हम अपने यहाँ चाहे जो करें, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपके खिलाफ बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। दूसरा मुद्दा है आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय खतरा माना जाता है दोस्तों। एक देश में अगर आतंकवादी पैदा होगा तो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ वो अभी शुरुआत में तो उसी देश में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया को खतरा पहुंचाएगा। चाहे कोई भी देश हो, पाकिस्तान भी ले लो, तो पाकिस्तान भी कभी अपने सैद्धांतिक रूप से अपनी जो नीतियां होंगी उसमें कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन से, दुनिया से जुड़ा हुआ देश है। अगर वो ऐसा करता है स्पष्ट रूप से अपनी नीतियों में, तो पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट होगी
और उसके पे खिलाफ दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिससे वो खुद देश बर्बादी के कगार पे चला जाएगा। इसलिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर पे जो आपकी संप्रभुता को चैलेंज करेंगे, ये तर्क दिया जाता है। और क्या है इसमें? परमाणु अस्त्रों का मुद्दा। परमाणु अस्त्रों का माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। क्यों है? क्योंकि अगर कोई, जैसे जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, बड़े देश हैं, उनके पास सिक्योरिटी है कि वो उनकी जो परमाणु अस्त्र हैं, जैसे मान लो भारत है, तो भारत में ये मानना बहुत मुश्किल है, इसकी बहुत कम संभावना है कि भारत के जो परमाणु हथियार या अमेरिका के परमाणु हथियार, ये सब किसी आतंकवादी या किन्हीं देशों, मतलब कि जो उग्रवादी संगठन हैं, उनके हाथों में लग सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर कोई छोटे देश है, सूडान है, लीबिया है, नाइजीरिया है, या इस तरह के कुछ देश हैं, वो परमाणु अस्त्र अगर मतलब कि पाने की कोशिश करते हैं, तो माना जाएगा कि इनके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है और इनके हाथों से कभी भी आतंकवादियों के हाथ में पहुंच सकते हैं। तो इनके प्रति दुनिया का जो रवैया होगा कि ये परमाणु हथियार ना प्राप्त कर पाएँ। ये दोस्त ये कह सकते हैं कि हमारी संप्रभुता है, हम अपने मामले में स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे प्राप्त करना वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये मुद्दा कैसा है? ये ग्लोबल मुद्दा है। तो नीतियाँ कैसी होंगी? इसमें भी ग्लोबल होगी। ये सब तर्क दिया जाता है कि आपके पास, मतलब कि ये सब तर्क दिया जाता है कि जब ये चीज़ें हैं तब संप्रभुता कहाँ है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका खंडन हम कैसे करेंगे। जब कोई भी, देखिए, इन्हीं सब तर्कों के आधार पर, जैसे ये तर्क दिया गया, अब इन्हीं तर्कों के आधार पर कहा जाता है कि भारत क्या, दुनिया का कोई भी देश प्रभुत्व संपन्न है। आप प्रभुत्व संपन्न कहते रहते हैं, सॉवरेन कहते रहते हैं, अगर वो अपनी नीति ही अपने हिसाब से नहीं तय कर पाता तो कहाँ से प्रभुत्व संपन्न है। तो ये सब तर्क दिया जाता है। दूसरा देखिए, देखिए दूसरा तर्क इनकी तरफ से क्या दिया जाता है, इसको पहले पढ़ लो। तो भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में विश्व व्यापार संगठन WTO, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का महत्व काफ़ी बढ़ता जा रहा है और वे अपने सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं, जिसके कारण यह माना जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श कमज़ोर हो गया है। ये तर्क दिया जाता है कि ये जो कोई भी देश अगर इनका सदस्य है तो वो देश क्या होगा, जो अपनी नीतियाँ बनाएगा, आर्थिक नीतियाँ बनाएगा, वो तो इनके दबाव में बनाएगा। क्योंकि अगर कोई ऋण लेने जाते हो तो वो शर्त लगा देते हैं कि भाई आपको इन योजनाओं पे ही खर्चा करना पड़ेगा, अपनी नीतियाँ ऐसी बनानी पड़ेंगी। तो जब आपको नीति ही ऐसी बनानी पड़ेगी जो दूसरे के दबाव में हो, तो आप कहाँ से प्रभुत्व संपन्न रह जाते हैं। ये बहुत, मतलब कि तार्किक रूप से तर्क दिए गए ये दोनों, कि इन वजहों से आपका देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये एक भ्रम है, एक छलावा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप प्रभुत्व संपन्न रह जाएं। देखिए, लेकिन हम क्या इसको चैलेंज करेंगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके चैलेंज में हम क्या बोलेंगे? देखिए, भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में भी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश माना जा सकता है। क्यों? पहला इसका तर्क है कि यदि कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए, यही 5, 7, 10 मुद्दे छोड़ दिया जाए, तो आज भी अधिकांश मामलों में भारत स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। हजारों मुद्दे हैं, लाखों मुद्दे हैं, उसमें 5, 7 मुद्दे को आप लेके ये कह दोगे कि भाई भारत के पास संप्रभुता ही नहीं है, तो ये कहाँ से तार्किक तर्क होगा? पहला तो ये तर्क हो गया। दूसरा तर्क, जहाँ तक WTO, IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं और इनसे भारत की संप्रभुता के प्रभावित होने का प्रश्न है, तो यह कहा जा सकता है कि भारत ने स्वेच्छा से ही इन संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण की है और स्वेच्छा से ही इनकी सदस्यताओं का परित्याग भी कर सकता है। अतः इन संस्थाओं की सदस्यता संप्रभुता में बाधक नहीं है। देखिए, ये जो भारत जैसा देश अगर WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक इन जैसी संस्थाओं का अगर मेंबर है, तो अपने हित के लिए मेंबर है, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए मेंबर बना है उसका। अगर उसको लगता है कि इससे हमारी राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे, पूरा नहीं हो रहे या अगेंस्ट में आ रहे, तो जब मन करे छोड़ सकता है। इनकी सदस्यता कोई बाध्यकारी नहीं है। हित जब तक पूरे होते रहे तब तक तो हम रहेंगे, और जब हमारे हित प्रभावित होंगे, नेगेटिव में जाएगा, तब हम छोड़ देंगे। भारत चूंकि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है दोस्तों, इसलिए भारत इन संस्थाओं से जुड़ा है, क्योंकि इन संस्थाओं से जुड़ने से हमें बहुत सारा ऋण प्राप्त होता है, बहुत सारा मतलब एडवाइस मिलती है, बहुत सारा इकोनॉमी के लिए डायरेक्शन मिलता है। तो इस वजह से भारत जुड़ा हुआ है। जब ऐसा लगेगा कि हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तब हम उसी समय इसको हम छोड़ सकते हैं। अगर जैसे मान तो अगर जब इनकी हम सदस्यता ग्रहण करते हैं तो इनके कुछ चीज़ें हमको माननी पड़ती हैं। ये तो कोई भी देश मानता है। तो इसके ये जो तर्क दिया जा रहा है कि WTO, IMF, विश्व बैंक ये जैसा हमको कहते हैं वैसे ही हम नीतियाँ बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये हमको सलाह दे सकते हैं, या जब हम इनसे ऋण लेते हैं तब ये कहते हैं कि आपको उन योजनाओं में खर्चा करना चाहिए, गरीबी उन्मूलन के लिए इन योजनाओं में खर्चा करना चाहिए। ये तो ठीक बात है, जब करना चाहिए। और फिर उसमें ऐसा अगर हमको कहीं भी प्रतीत होता है कि भाई ऋण लेने से हमारी ये आर्थिक नीति उल्टा प्रभावित हो रही, तो उसको हम नहीं ऋण लेंगे और उस पॉलिसी को उनके नहीं मानेंगे। और फिर इनका सदस्य हम स्वेच्छा से हैं, जब मन करे तब छोड़ सकते हैं। कॉमनवेल्थ को लेके, कॉमनवेल्थ, भारत जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, मतलब ब्रिटिश के जो अधिकार में ब्रिटिश जिन पे उपनिवेश बना रखा था देशों जिन देशों को, उन पे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन मतलब वो जितने देश हैं वो उसके मेंबर हैं, तो भारत भी उनका मेंबर है। तो इसमें ये भी तर्क दिया जाता है तो भारत की संप्रभुता कहाँ है, तो उसका यही तर्क है कि भाई उसके मेंबर हम स्वेच्छा से हैं, कोई हम पे दबाव नहीं है, जब हम चाहे इसको छोड़ सकते हैं। तो जब तक हमारे आर्थिक हित ग्लोबलाइजेशन के युग में पूरे हो रहे तब तक हम इनके मेंबर बने रहेंगे, और जब हमारा ऐसा लगता है कि हमारे आर्थिक हित, राजनीतिक हित, इस तरह के राष्ट्रीय हित प्रभावित होते तब इनको हम छोड़ सकते हैं। तो ये हमारी संप्रभुता में कहीं से कहीं तक बाधक नहीं है। अतः भारत आज भी अधिकांश मामलों में एक संपूर्ण प्रभु संपन्न देश है। तो आपने इस संपूर्ण प्रभु संपन्न, इसका पूरा का पूरा आपने मतलब समझ लिया। देखिए, आपने मतलब समझा, इसकी परिभाषा समझी कि इसमें आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष क्या होते हैं। दोनों पक्षों में जब कोई देश स्वतंत्र निर्णय लेता है तब वो संपूर्ण प्रभु संपन्न कहलाता है। ये इसका संवैधानिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष है। लेकिन उसमें पॉलिटी का पक्ष या राजनीतिक व्यवस्था का पक्ष ये है कि इसमें भूमंडलीकरण के दौरान कुछ इसमें मतलब कि डाइल्यूट हुई है आपकी संप्रभुता, ऐसा तर्क देते हैं दोस्तों। तो वो यही तर्क देते हैं कि वैश्विक युग है, इसमें बहुत सारे मुद्दे ग्लोबल होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम करती है जो आपकी नीतियों को प्रभावित करती है। उसका जवाब हमारा यही है कि अगर इन संस्थाओं के हम तभी तक मेंबर हैं जब तक हमारे राष्ट्रीय हित कि मतलब कि उनके हित की पूर्ति हो रही है। अगर ऐसा लगेगा कि हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं हो रही तो हम इनसे कभी भी कट सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं।